My dear students, in this video lecture I am going to deduce the expression for electric field intensity due to an electric dipole. आज इस वीडियो लेक्चर में तुम लोगों को हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एक्सप्रेशन होती है कैसे निकाला जाता है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So there are two possible cases. The case first when the observatory point lies on axial line. पहला जो केस है वह केस है जिसमें ऑब्जर्वेटरी पॉइंट P जो है वह एक्सियल लाइन पर स्थित हो. दिस इज द फर्स्ट केस. सो हाउ विल यू डिड्यूस दिस एक्सप्रेशन? लेट अस स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग I would like to suppose that there are two charges plus Q and minus Q, and let these two charges are located at points capital A and B respectively. Let the distance joining the centers of the two charges, it is 2A, and let O be the midpoint. That is, the value of dipole length, it is 2A. Now, if we increase this line either along this direction, that is along right side, or if we increase this line along the left side in its own direction, in such a situation this line, it is called the axial line. अर्थात ये जो लाइन है दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली ये लाइन है, यदि इस लाइन को इसी सिद्ध में राइट साइड में अगर हम बढ़ाते जाएं या इसी लाइन को लेफ्ट साइड में इधर बढ़ाते जाएं, तो ऐसी स्थिति में ये जो लाइन होती है इसको हम लोग एक्सियल लाइन के नाम से जानते हैं. नाउ एज द केस फर्स्ट, इट डील्स विथ द फैक्ट दैट when the observatory point lies on the axial line. So my dear students, the point where we seek to find the value of electric field intensity, it is P, and this point P is lying on this axial line. Now we will consider that the distance joining the midpoint, that is O, to the point P, it is equal to x. हम मान लेते हैं कि यह जो डाइपोल लेंथ है जिसका मिड पॉइंट O है, O से इस पॉइंट P की जो दूरी है उसको हमने x मान लिया. इतना ही नहीं, हम ये मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q के चलते इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू E1 है, और यह जो चार्ज माइनस Q है इसके चलते इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है वह E2 के बराबर है. अब एक चीज मैं यहां तुम लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि E1 का डायरेक्शन हमने इधर दिया है और E2 का डायरेक्शन इधर दिया है. ऐसा क्यों? ध्यान दो, यहां पर E1 जो है ये पॉजिटिव चार्ज के चलते इस पॉइंट पर पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी भी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस होता है. जैसे ये समझना अति आवश्यक है तुम लोगों के लिए, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के सेंटर को मिलाने वाली ये लाइन हमने माना है कि प्लस Q चार्ज के चलते ये जो पॉइंट P है
इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू E1 है और इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है इस पी पॉइंट पर उसकी वैल्यू E2 है। अब यहाँ बच्चों को डायरेक्शन जानने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्शन को जानने के लिए हम एक टेक्निक बताते हैं और उस टेक्निक के द्वारा बड़ी ही आसानी से तुम लोग डायरेक्शन को जान सकते हो। पहली चीज की ये चार्ज पहले हम माना है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो इस चार्ज को देखेंगे यहाँ पर है और ये पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है। अब ये पॉइंट पी और ये चार्ज का सेंटर दोनों को मिलाने वाली लाइन को देखेंगे। क्योंकि हमने बताया है कि यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो अवे का जो डायरेक्शन होगा देख सकते हो यहाँ पर हमें तीर का चिन्ह, इससे दूर ये चार्ज यहाँ है, इससे दूर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसलिए तीर का चिन्ह हमने इधर दिया। तो E1 जो होगा जो कि प्लस क्यू चार्ज के चलते एग्जिस्ट किया उसका डायरेक्शन इधर होगा। उसी तरह से जो चार्ज नेगेटिव है यानी माइनस क्यू चार्ज है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू को हमने E2 माना। तो यदि E2 माना तो इस चार्ज के चलते जो फील्ड पैदा हुआ E2 उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो चार्ज यहाँ है इसका सेंटर और ये पॉइंट पी दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है। तो मैंने बताया है कि नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के चलते जो फील्ड का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द चार्ज। तो स्वाभाविक सी बात है कि चार्ज की ओर का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, इसलिए तीर का चिन्ह मैंने इधर दिया। अब हम E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। जब हम E1 और E2 की वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, हालांकि ये माना है कि O से P तक की दूरी x है, तो सबसे पहले हम E1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें। सो लेट अस नाउ स्टार्ट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। सो we can write modulus of vector E1 that must be equal to 1 by 4 pi epsilon naught and the charge is plus q, so we'll write q. Now see here, what is the distance? The distance joining this charge to the point P, as it is midpoint, so this distance will be equal to a and this distance is equal to x. So total distance from point A to P, it must be equal to x plus a. So we'll write here x plus a whole square. Similarly, we can calculate the magnitude of E2. See here, E2. The modulus of E2 can be given as 1 by 4 pi epsilon 0. Always mind here, when we will calculate the field, we will always take the magnitude of charge. The charge is minus q, so its magnitude will be plus q. So we'll write q. Now what is the distance between point B and P? See here, this distance is equal to x and this distance is equal to a. So this distance will be equal to x minus a. So we write here q by x minus a whole square. Now E1 and E2 both are vectors and both are acting just in a direction opposite to each other. चूंकि E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट कार्य कर रहा है, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड होगा उस रिजल्टेंट फील्ड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि तुम जानते हो यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हो तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि जो बड़ा होता है वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसमें से वह वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कम होती है उसको घटा दिया जाता है। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। अब देखेंगे कि E1 और E2 दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। सवाल सी बात है, x माइनस ए होल स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में देखो और इसके डिनोमिनेटर में x प्लस ए का होल स्क्वायर है। देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दिस E2 विल बी मोर देन दैट ऑफ E1, क्योंकि यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर किया गया है
और यहाँ x प्लस ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर कम है, इसलिए E2 की वैल्यू क्या होगी, E1 से ज्यादा होगी. सो वी राइट E2 is greater than E1. Now if E2 is greater than E1, so the resultant vector E that must be given as how much? It will be given as vector E2 minus vector E1. See here, E is equal to vector E equals to E2 minus E1. So the modulus of E will be given as the value of E2, just you can see here, it is 1 by 4 pi epsilon naught q divided by x minus a whole square minus 1 by 4 pi epsilon naught into x plus a whole square q. Here it is q. Now see here, q by 4 pi epsilon naught, both are common. So we will write here q divided by 4 pi epsilon naught. Then we will write 1 by x minus a whole square minus 1 by x plus a whole square. Now take the LCM of this factor. So we will write here the value of E, it will be modulus of E, it will be equal to how much, q by 4 pi epsilon naught into LCM of x minus a whole square and x plus a whole square, it will be x square minus a square to the power whole square, x square minus a square whole square. So we'll write here, take the LCM, it will be x square minus a square whole square, x square minus a square, and it will be whole square. Now the term which will come, it will be x plus a whole square. So we write here x plus a whole square minus x minus a whole square. Now we will solve this equation. So we write here mod of vector E, it will be equal to q by 4 pi epsilon naught into x plus a whole square, that is x square plus a square plus 2ax minus x minus a whole square, that is you write x square minus a square, and after that we write plus 2ax divided by x square minus a square whole square. Now see here, minus a square plus a square, it will be cancelled out, minus x square plus x square, it will be cancelled out. So what will you get? You will get the relation, will get the relation mod of vector E, it will be equal to q by 4 pi epsilon naught into 2ax plus 2ax, that you get 4ax divided by x square minus a square whole square. Now the dipole moment of this dipole system can be given as P equals to magnitude of either of the two charges, that is q, and the distance between these two charges, it is 2a. So dipole moment, it will be 2aq. So we'll write here 2 into 2aq into x divided by 4 pi epsilon naught into x square
minus a square whole square. Now the value of dipole moment P is equal to 2aq. So in place of 2aq, here we write P. Certainly we will get mod of factor E. It will be equal to 2p into x divided by 4 pi epsilon naught into x square minus a square whole square. Now imagine this observatory point P, it is lying at very far off distance. यह जो पॉइंट P है वह बहुत बहुत दूर स्थित है. यदि बहुत बहुत दूर स्थित है तो ऐसी स्थिति में ये जो x के तुलना में टर्म है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी. और वैसी स्थिति में ये जो टर्म ए स्क्वायर है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो नेग्लेक्टिंग दिस टर्म ए स्क्वायर वी हैव गॉट द रिलेशन E is equal to 2p into x divided by 4 pi epsilon naught, and x square whole square you get x to the power 4. So this x will be x will cancel out x to the power 4 by x cube. So we have got the relation 2p by 4 pi epsilon naught into x cube. So remember here the value of electric field intensity at the observatory point P due to this given dipole system, it is given by E equals to 2p by 4 pi epsilon naught x cube. Now what will be the direction of this E? It is quite obvious that the larger vector it is what? The larger vector is E2, because we have subtracted E1 from E2, means E2 is greater than E1. Certainly the direction of resultant vector will be along the direction of E2, that is resultant vector will act along this direction. So in this way you can calculate the value of electric field intensity and its direction. That's end.